हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हिंदी की और सामान्य ज्ञान की एक क्लास होती है जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना देगी। तो क्लास आपके यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे। और पहले प्रश्न का बताएंगे उत्तर क्या हो सकता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये बात तो आप सभी को पता है कि संघ की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, ठीक है। राजभाषा हिंदी है और लिपि जो है वो भारत की देवनागरी है। यानी कि जो कुछ आपके सामने लिखा हुआ है ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, तो बच्चा बताएगा देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि ये संविधान ये कौन से अनुच्छेद में है, संविधान के अनुच्छेद 342, 343, 344 या 345। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षा में, तो इस प्रश्न को आपने अपने माइंड में स्टोर कर लेना है और याद रखना है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में क्या लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना और सभी का उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कर, बैठ, चल आदि धातु है प्रकार हैं। ये किस प्रकार की धातु हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, एक होता है धातु और एक होता है क्रिया। तो धातु और क्रिया में अंतर क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैठ, तो बैठ जो शब्द है ये एक धातु है। अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, ना जोड़ दें, यानी कि शब्द बन जाएगा बैठना। तो आपको याद रखना है बैठ जो है ये क्या है, ये धातु है। इसमें अगर ना जोड़ दें तो ये क्रिया बन जाएगी। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। पूछा क्या जा रहा है, देखिए कर, बैठ, चल आदि धातु, इनका प्रकार आपको बताना है। ये इनका प्रकार क्या है बताइए। चलिए देखिए, तो बात करें, ये आपकी जो है ये मूल धातु है, ठीक है। ये धातु जो है कैसी है, ये मूल धातु ही तो है। ये मूल शब्द ही तो है। कर है या करना हो जाएगा, बैठ है, बैठ से ना हो बैठना हो जाएगा क्रिया, चल है, चल से ना क्रिया हो जाएगा। प्रत्यय अगर हम इसमें ना जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। औलाद किस भाषा का शब्द है बताइए। देखिए, औलाद जो शब्द है ये आपका आ से औलाद और आ से अरबी, तो आपको याद रखना है औलाद जो है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है, क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे। चलिए, तो अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द कौन सा बनेगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए, संधि का मतलब क्या होता है, ठीक है। संधि का मतलब क्या होता है, बात करें किसी चीज का भी जुड़ाव कह सकते हैं, किसी चीज को मिलाना कह सकते हैं, संधि, ठीक है। और विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ये जो आपको संधि विच्छेद दी गई है इसकी संधि क्या होगी, यानी कि इन दो सार्थक शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग क्या उत्तर दोगे बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा, अति का क्या हो जाएगा, अत, अत युक्ति हो जाएगा, अत युक्ति हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। परशुराम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, उससे महत्वपूर्ण बात है कि परशुराम का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। तो बात करें परशुराम का पर्यायवाची शब्द भार्गव भी है, उसके अलावा बात करें भृगुनंदन भी है और रेणुकांतनय भी है, ठीक है। लेकिन शिवप्रिय नहीं है, शिवप्रिय नहीं है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। आज थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, पीडीएफ आपकी इस तरह से बन पाई है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है, कौन से शब्द का कौन सा पद तत्पुरुष समास है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर नवरात्र या आपका अनुदित, अनुदिन, पदगत या धर्मधर्म। चलिए, तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करें पदगत शब्द की बात करें तो पदगत मतलब क्या हो जाएगा, पद को गया हुआ,
पद को गया हुआ पदगत ही तो कहलाएगा। और इसमें कौन सा समास है, ठीक है, पद को गया हो यानी कि को आ गया, तो इसमें कौन सा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष, कौन सा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास को हम लोग क्या कह सकते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। चलिए, तो द्वितीय तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए कि तत्सम शब्द आपको बताना है इसमें से कौन सा है। चलिए देखिए, बात करें तत्सम और तद्भव, दो प्रकार के आपके सामने शब्द आएंगे। ठीक है, मैं आपको ट्रिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दो प्रकार के आपके सामने शब्द आएंगे। ठीक है, तत्सम शब्द वो होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन तद्भव वो शब्द होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी सी आप बात को आपको याद रखना है। अक्सर, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो आपको गेहूं का इस्तेमाल आप लोग करते हो कहने को, ठीक, गली का भी करते हो, खीर का भी करते हो, लेकिन आप कहोगे भविष्य का भी करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसमें तत्सम शब्दों का भी आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन बात करें 80% प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो ये बात आपको याद रखना है कि तत्सम शब्दों का हम इस्तेमाल कम करते हैं, किसके बजाय, तद्भव शब्दों के। तद्भव शब्दों का ज्यादा करते हैं। तो कम सबसे ज्यादा किसका करते हैं, भविष्य का करते हैं। खीर भी बोलते होगे आप अक्सर, ठीक है, गली भी बोलते हो, गेहूं शब्द का भी इस्तेमाल करते हो। तो कुल मिला के भविष्य जो शब्द है ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का, खटोला में कौन सा प्रत्यय है बताइए। देखिए, बात करें खटोला की संधि विच्छेद अगर करने की कोशिश करें तो खट हो जाएगा, धन ओला हो जाएगा, खट हो जाएगा, धन ओला हो जाएगा। प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ओला कहाँ पर लिखा हुआ है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो ऐसा हो तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका उत्तर सी जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे हम लोग क्या, देखिए जो क्रिया कर्म का बोध करा है वो सकर्मक क्रिया, और जो नहीं करा है वो आपकी अकर्मक क्रिया। तो जितनी सी बात है आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी के साथ जो लोग भी सोच रहे हैं उत्तर हो सकता है, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। सर्वनाम का प्रकार नहीं है, तो कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो पुरुषवाचक भी सर्वनाम होता है, निजवाचक भी सर्वनाम होता है, बात करें प्रश्नवाचक भी सर्वनाम होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम क्या आपने कभी सुना है, नहीं सुना है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए हैं पिछली 3 सालों में, यानी कि जो 2018 का पेपर हुआ था, 2019 का पेपर हुआ था, और 2020 के दिसंबर माह में 19-20 दिसंबर को 2020 को भी एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का, कांस्टेबल नहीं कह सकते, जेल वार्डर का पेपर हुआ था, जो जेल में जिनकी तैनाती होती है पुलिस की, और फायरमैन यानी कि जो आग आग वगैरह आग बुझाते हैं, तो वो भी एक तरह से पुलिस का ही हिस्सा होते हैं। तो उनका पेपर भी हुआ था 2020 में। तो इन तीनों पेपर में जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे उसी प्रकार से हम लोग इस क्लास में प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ लाइव स्टूडेंट की तादाद बहुत ही कम है। आप लोग अगर शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर करके भाई 200 लाइव स्टूडेंट तक आप सभी लोग पहुंचा दीजिए। कम से कम 200 लाइव स्टूडेंट तक इस क्लास को आप सभी लोग पहुंचा दीजिए। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए विकल्प आपको बताना है कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर खाली जगह में आपको बताना है कौन सा शब्द आ जाएगा। तो बात करें अगर हम लोग, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है, कैसे, संकीर्ण थोड़ी ना होगा, ना तो अस्वाभाविक होगा, ना ही अनिरंजित होगा। तो ये आपका पॉजिटिव शब्द हो जाएगा, सकारात्मक शब्द हो जाएगा, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है कौन सा है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर यह वाक्य का भेद आपको बताना है। देखिए, बात करें यहाँ पर एक संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप बुलाते तो मैं आता जरूर। तो यहाँ पर एक संकेत ही तो दिया जा रहा है। क्या संदेह का यहाँ पर कुछ गुंजाइश है, तो बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्या इच्छा जताई जा रही है, तो बच्चा कहेगा नहीं। क्या आज्ञा दी जा रही है, बच्चा कहेगा नहीं। बच्चा कहेगा यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का चला जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, विभाषा किसे कहते हैं।
विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। चलिए, तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहा जाता है? विभाषा कहते हैं। अच्छा, विभाषा क्या है? जिसके ब्रज भाषा है, अवधि, ये सब विभाषा ही तो हैं। ठीक है, तो विभाषा किसे कहते हैं? आपको याद रखना है हिंदी क्षेत्र की बात करें, जो प्रमुख बोलियां होती हैं इनको विभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो जिनका उत्तर जा रहा बई के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। तो गद्यांश यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। गद्यांश यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। अच्छा, तो यहाँ पर पूछा जाए लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों के लिए, तो गद्यांश को बिना पढ़ के भी जवाब दे सकते हो। गद्यांश को बिना पढ़ के भी जवाब दे सकते हो। बात करें लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 होती है, लेकिन वर्तमान समय में 545 है। तो ये तो गद्यांश पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए जो आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपका यहाँ पर जो है तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने सही लग रहा है, जो गेह शब्द है ये आपका एक तद्भव शब्द है, जो आपका धूल शब्द है ये आपका एक तद्भव शब्द है, और जो आपका एक फूल शब्द है ये आपका एक तद्भव शब्द है। लेकिन बात करें अगर हम लोग देह की, तो देह शब्द आपका तद्भव नहीं है, बल्कि ये एक तत्सम शब्द है। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। कौन सा विलोम युग्म गलत है ये आपको बताना है, कौन सा विलोम का जोड़ा गलत है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या है बताइए। देखिए, बात करें अगर मूक का, तो विलोम वाचाल होता है, बिल्कुल सही। संपन्न का विलोम विपन्न होता है, बिल्कुल सही। सम्मुख का विलोम विमुख होता है, बिल्कुल सही। लेकिन मितव्ययी का अगर हम लोग बात करें, तो अल्पव्ययी नहीं होता है विलोम, तो क्या होता है? अपव्ययी होता है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे कि मितव्ययी का विलोम क्या होता है? अपव्ययी होता है। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? विराम चिन्ह के से संबंधित विसंगति कौन से वाक्य में है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर करेंगे इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या है? चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें कि सुरकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं, वह आपने तो कमाल कर दिया, तो ये तो बिल्कुल सही लगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए। आप कानपुर से कब आए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। राम श्याम और विजय दिल्ली गए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये उपनाम है। क्या है? ये एक उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी का, निराला जो है। और मैं आपको बता दूं, जो उपनाम होते हैं उनसे पहले क्या लगते हैं? उनसे पहले अगर हम लोग बात करें, इकहरे चिन्ह लगते हैं, यानी कि उद्धरण चिन्ह लगते हैं। उद्धरण चिन्ह जो इकहरे वाले होते हैं वो वाले। ये तो डबल वाले लगे हैं भाई, ये तो डबल वाले लगे हैं। तो इसलिए कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाएगा, और गलत है यही आपसे पूछा जा रहा है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भी हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। चलिए, तो जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है, जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, इनकी ही तो गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अवनी शब्द का विलोम क्या होगा भाई? कई बार आ चुका है। अवनी का विलोम आपको बताना है। देखिए, अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी को हम लोग पृथ्वी भी कह सकते हैं, और पृथ्वी का विलोम क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए। आकाश होता है। आकाश होता है, तो यहाँ पर बात करें आकाश को हम लोग क्या कहते हैं, तो बताओगे आकाश को तो हम लोग अंबर कहते हैं। तो कुल मिला के पृथ्वी को यहाँ पर कुल मिला के अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई। चलिए, महापंडित की उपाधि से किसको विभूषित किया गया? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन को। ठीक है, तो इस प्रकार जिन लोगों का भी आंसर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, अच्छा, ये उपाधि इनको दी किसने? तो जो काशी के पंडित थे, तो काशी के पंडित के द्वारा जो है, पंडितों के द्वारा राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। गरल सुधा रिपु कर ही मिता, ये लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है क्या हो सकता है।
देखिए गरल सुधा रिपु करही मिताई का मतलब क्या हो जाएगा, विष का जो अमृत है और जो शत्रु का मित्र बन जाता है, जो विष विष का अमृत होता है एक तरह से, वो शत्रु का मित्र बन जाता है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भाई बताइए। ठीक है, बताइए। देखिए विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाना, यानी कि दो जो विरोधी स्वभाव वाले हैं इनका मिलन हो जाना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन हो जाना, ये इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। अर्थ हो जाएगा तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भी हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए कि मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, कौन सा सही विभाजन नहीं है, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, चलिए तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। देखिए अगर बात करें लोहार का क्या होगा, तो लोहा धन आर हो जाएगा, ये माँ नहीं है भाई, माँ नहीं है। ठीक है, लोहा धन आर हो जाएगा। कसेरा क्या होगा, कांसा धन एरा हो जाएगा, बिल्कुल सही। महत्व का क्या हो, महत धन तब हो जाएगा। लेकिन घुमाव का संधि विच्छेद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी कि क्या पूछ रहे हैं, मूल शब्द और प्रत्यय पूछ रहे हैं, तो एक तरह से संधि विच्छेद भी हम लोग कह सकते हैं। क्या होगा, घूम होगा, घूम होगा धन आव होगा, घूम होगा धन आव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घूम लिखा हुआ है। आना क्या चाहिए, घूम आना चाहिए। तो कौन सा सही विभाजन नहीं हुआ है, तो बच्चा बताएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो नहीं हुआ है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी शब्दकोश में जो त्रा वर्ण है इसके बाद आता है, यानी कि त्रा किस वर्ण के बाद आता है, ये आपको बताना है। त्रा जो अगर हम लोग बात करें, त्रा की अगर हम लोग बात करें तो ता धन रा से बना है। ठीक है, तो त्रा किस वर्ण के बाद आता है, तो बताओगे ता के बाद आता है। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, स्वर संधि से ठीक है निर्मित शब्द कौन सा नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अत्याचार जो लिखा हुआ है, तो अत्याचार तो इसमें तो आपका स्वर संधि ही है। ठीक है, अत्याचार में स्वर संधि है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उत्थान में तो यहाँ पर उत्थान की सबसे पहले संधि विच्छेद हम लोग देख लें तो उत हो जाएगा, धन धन हो जाएगा। तो इसमें तो आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, भानुदय में स्वर संधि है और शंभार आवधना में भी क्या है, स्वर संधि है। लेकिन उत्थान शब्द में आपकी व्यंजन संधि है, और किस प्रकार इसकी संधि विच्छेद होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो बेहतरीन तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपको यहाँ पर BSA ट्रिकी क्लासेस पर करवाई जा रही है। पूरे फैक्ट के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ, बहुत ही मेहनत से आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन को संपन्न किया जा रहा है। ठीक है, तो परीक्षा आपकी होगी, परीक्षा में धुआं धुआं करने के लिए, प्रश्नों के साथ हाहाकार करने के लिए एक क्लास आपकी चलाई जा रही है। और मैं ऐसी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग सिलेक्शन ही नहीं पाओगे बल्कि अपने जिले में नंबर 1 रैंक भी लाओगे। क्योंकि जब तक आपका मकसद कट ऑफ के अंदर आना रहेगा कि मेरा नाम कट ऑफ में आ जाए, कट ऑफ में मेरा नाम आ जाए, तो तब तक आपका नाम कट ऑफ में आ ही नहीं सकता। जब आप लोग सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन हो और मैं 500 रैंक के अंदर हूं, तब आपका सिलेक्शन होगा। और जब आप टॉप का सोचोगे कि मेरी रैंक जो है टॉप 10 में आए, ठीक है, टॉप 10 में आए, तो आपकी रैंक जो है वो जिले में 1 आएगी। तो कुल मिला के अगर बड़ा सोचो, यानी कि बात करें, अगर आप ये सोचो तो आपको इतना मिलता है, आप सोच ही ये रहे हो तो आपको ये कैसे मिल सकता है। ठीक है, क्यों अच्छा मिलता है, क्योंकि ये सोचोगे तो मेहनत भी इसी लेवल की करोगे, तो ये लेवल ना मिलकर कम से कम यही लेवल मिल जाता है, यानी कि सिलेक्शन का लेवल मिल जाता है। रैंक नहीं आती, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लेवल बड़ा होना चाहिए भाई, बड़ा होना चाहिए। लेवल अगर बड़ा है तो मेहनत करने की क्षमता भी बड़ी होगी, मेहनत ज़्यादा भी करोगे, और जब ज़्यादा मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, यानी कि कांस्टेबल तो बन ही जाओगे। तो एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर कर देंगे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप सभी लोग एक बार, कम से कम एक बार शेयर कर देंगे। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, या हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है। तो जिन लोगों ने भी क्लास को शेयर किया उन सभी का दिल से धन्यवाद। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं किया जाता है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पीताम्बर तो किया जाता है, ठीक है, पीताम्बर किया जाता है। उसके अलावा बात करें कंजलोचन भी किया जाता है, त्रिलोचन नहीं किया जाता है। त्रिलोचन नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? त्रिलोचन शब्द जो है ये श्री कृष्ण के लिए नहीं होता है भाई, ये शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पूछा जा रहा है श्री कृष्ण को संबोधित
नहीं करते हैं तो ये त्रिलोचन नहीं करते क्योंकि ये शिव को करते हैं। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का इस्तेमाल किया गया है बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल क्या होती है बात करें, ठीक है। पहले तो यहाँ पर क्या दी जाए, देखिए अगर हम लोग बात करें अगर ऐसा होता तो वैसा ना होता, इस तरह का अगर वाक्य आपके सामने आए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मध भूतकाल हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वहां पर वो वाक्य भूतकाल हो, भविष्य काल ना हो, वर्तमान काल ना हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ये तो भविष्य हो जाएगा और भविष्य में हेतु हेतु मत होगा नहीं, ठीक। यहाँ पर तो भूतकाल का पूछा गया है तो पहला वाला तो उत्तर होगा नहीं। उसने खाना खाया और चला गया, इसमें तो ऐसा इस तरह का है ही नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होता तो वैसा होता, ठीक है, होगा नहीं आएगा, ठीक है। भूतकाल वाला ही वाक्य होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बस जा चुकी होगी, ये भी नहीं होगा। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। चलिए, तो ये आपका भूतकाल हो जाएगा और हेतु हेतु मत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द आपको बताना इसमें से कौन सा है, बताइए। चलिए जल्दी से करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए चतुर्णी जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत लिखा है। चतुर्णी क्या शब्द होता है, चतुर्णी थोड़ी ना शब्द होता है भाई, या तो चतुराई शब्द होता है, या तो चतुराई शब्द होता है, या अगर हम लोग बात करें चतुरता शब्द होता है, चतुरता शब्द होता है। चतुर्णी थोड़ी ना कोई शब्द होता है। और चतुराई और चतुर जो शब्द बने ये चतुर शब्द से ही तो बने। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। प्रश्न है इस प्रकार का, कम से कम यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, तो परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, बिल्कुल सही है। मरीज को यथासंभव दवा देनी चाहिए, बिल्कुल सही। वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो यहाँ पर ही की अगर हम लोग बात करें, ही की क्या जरूरत थी, वह सदैव सत्य बोलता है, तो ही यहाँ पर अगर नहीं आता तो आपका वाक्य ज्यादा सही हो जाता। तो कौन सा वाक्य सही नहीं है आप लोग बताओगे, ऑप्शन नंबर सी वाला वाक्य बिल्कुल सही नहीं है। तो जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, शट धन आनंद शब्द की संधि आपको बताना है। देखिए इसकी संधि विच्छेद की गई है, आपको इसकी संधि बताना है क्या हो सकती है और कौन सी संधि होगी उस शब्द में, यह भी बताना है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें कैसा संधि इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, षडानन इसकी संधि हो जाएगी। और बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो षडानन कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अच्छा ये भी लिखा हुआ है भाई ऑप्शन नंबर डी में। चलिए, ये तो ए में भी लिखा हुआ है भाई। तो षडानन का षडानन कई बार आ गया है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है जो कुछ मैंने आपको बताया है। अब चला जाए ये कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है। चलिए देखिए, काम हो और ये ना पता हो किसके द्वारा काम हो रहा है तो आप लोग क्या लगाओगे, कर्मवाच्य आपको लगाना है। और अगर काम हो रहा है और अगर पता है किसके द्वारा हो रहा है, कर्तृवाच्य आपको लगाना है। अगर किसी वाक्य में द्वारा दे रखा है तो वो कौन सा वाक्य होगा, कर्मवाच्य होगा। ये 2 से 3 बातें अगर आपको ध्यान है तो वाच्य वाला आप सभी लोग हर प्रकार का प्रश्न कर सकते हो। तो अब चला जाए, ठीक है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, बताइए। पत्र के कौन कौन से अनेकार्थक बन सकते हैं बताने की कोशिश करेंगे। देखिए बात करें अगर हम लोग पत्र को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, पत्ता भी तो कहते हैं भाई पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं, पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं। तो पत्र चिट्ठी कहाँ लिखा है, सूर कहते हैं, तो सूर तो नहीं कहते हैं भाई, सूर नहीं कहते हैं। पवित्र कहते हैं, पवित्र भी नहीं कहते, मोती भी नहीं कहते। तो पत्ता चिट्ठी पंख कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो पत्र का अनेकार्थी शब्द पंख भी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। पत्ता और चिट्ठी तो आपको याद है, पंख भी याद रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का भाव अर्थ सही नहीं है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए
तो बात करें अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, बिल्कुल सही। अल्लाह को प्यारा होना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। तो बात करें, अक्सर हम लोग बोलते हैं अरे वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, ये वो तो अल्लाह को प्यारा हो, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, उसका देहांत हो गया, ईश्वर का प्रिय भक्त थोड़ी ना कहेंगे इसको हम लोग, ठीक। तो अल्लाह का प्यारा होना का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो गई, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो अल्लाह का प्यारा हो गया, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था किस मुहावरे का भाव अर्थ सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले का नहीं है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर, कि बरवे के सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, बात करें बरवे के सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। और अगर आपसे पूछ ले जो आपका बरवे है, बरवे जो आपका है ये कैसा छंद है, तो क्या बताओगे, विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका। सम चरणों में 7 और विषम चरणों में 12, दो बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। सघोष वर्ण कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। सघोष वर्ण कौन सा, देखिए जो वर्ग होते हैं, वर्ग वर्ग का तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, ये सघोष ही तो कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका बा शब्द है ये कैसा है, ये एक सघोष वर्ण हो जाएगा। बा जो है आपका सघोष वर्ण हो जाएगा, और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए घोष नहीं होगा, ठीक है। पा, था, शा, बा, यहाँ पर बा में घोष पैदा हो रहा है, तो जिसमें भी घोष पैदा होगा वही आपका सघोष हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। देखिए, बात करें, इंद्रिय निग्रह कहेंगे, नहीं कहेंगे, इंद्रिय जीत कहेंगे, नहीं कहेंगे, इच्छाधारी भी नहीं, तो यहाँ पर तो गलत लिखे हैं सारे। जो तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसको हम लोग कह सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे सब प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, अतीन्द्रिय बताओगे। क्या बताओगे, अतीन्द्रिय बताओगे। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी उत्तर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, तो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला ये जो वाक्य है, वाक्यांश है, ठीक है, इसके लिए सार्थक शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है, बताइए। तो उसको हम लोग छिद्रान्वेषी ही तो कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, चुगलखोर थोड़ी ना कहेंगे, दुष्ट नहीं कहेंगे, आलोचक नहीं कहेंगे, छिद्रान्वेषी कहेंगे। तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी प्रथम साहित्यकार कौन थे। सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अगे या महादेवी वर्मा। तो बात करें रामधारी सिंह दिनकर नहीं बल्कि सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए, किस रचना के लिए, चिदम्बरा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और ये पहले साहित्यकार थे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया, आपको बताना है। फरवरी 1922 में, मार्च 1926 में, मई 1926 में, या सितंबर 1925 में। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग याद रखेंगे। जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस कब लिया गया था, तो फरवरी 1922 वो तिथि थी, ठीक है। तो महीना कौन सा था, फरवरी का, और वर्ष कौन सा था, 1922 के। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और पूछा जा रहा है इसमें, इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही क्रम में दर्शाया जाता है क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई, ठीक है। तो लाला लाजपत राय का निधन, चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या मुस्लिम लीग का गठन। चलिए, तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है। तो बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया, आप सभी लोग याद रखेंगे 1906 में किया गया। 1906 में किया गया। पूछा जा रहा है उसके बाद, सबसे पहले तो ये मुझे लग रहा है सबसे पहले ये है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, यानी कि ये 4 वाला पहले हुआ, 4 वाला पहले हुआ, 3 वाला उसके बाद में हुआ। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या है, 4 और 3 तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ, 1922 में हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, लाला लाजपत राय का निधन हुआ। और लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ, 1928 में हुआ। तो इस प्रकार से 4 3 2 1 वाला बना। तो 4 3 2 1 कहां पर लिखा हुआ है, बताने की कोशिश की जाए ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर। तो एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, या उसको स्विच कहते हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्विच कहते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। होम, डिजाइन, रिव्यू या इंसर्ट, कौन सी टैब में आपको बताना है, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर बात करें होम टैब में ही तो ये सब होता है। तो इस प्रकार जिनका भी उत्तर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, कौन जो है लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है, किसको मापा जा सकता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो आय की विषमता होती है इसको लॉरेंज वक्र के द्वारा हम लोग माप सकते हैं। तो इस प्रकार जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बिक्री कर से, आयकर से, उत्पाद कर से या सेवा कर से। चलिए, तो यहां पर आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो भारत में प्रत्यक्ष कर कोड है ये आपका आय कर से संबंधित है, यानी कि इनकम टैक्स से संबंधित है। किससे, इनकम टैक्स से संबंधित है। यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है, जो प्रत्यक्ष कर कोड होता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कथनों में से सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए, कौन सा सही नहीं है ये तो पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। तो कौन सही नहीं है, तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही। केरप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में तो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार यानी कि गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर। चलिए, तो कथन ए कहता है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण, कारण आपको बताना है। पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको बताना है कौन सा है, बताइए। सही विकल्प आपको बताना है कौन सा। देखिए, बात करें ए वाला भी बिल्कुल बिल्कुल सही कथन है और बी वाला भी है। तो ऐसा कहाँ लिखा हो कि दोनों सही हैं, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ए में लिखा हुआ है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा कि ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है, तो नवीनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो इस बार जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, बताइए। कौन सा नहीं था, कृषि नहीं थी, हस्तशिल्प नहीं थी, निर्माण नहीं थी या पर्यटन नहीं थी। चलिए, तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। बात करें, कृषि भी होती करती थी, हस्तशिल्प भी, निर्माण भी हुआ था यानी कंस्ट्रक्शन काम भी होता था, लेकिन पर्यटन वाला काम जो है उस समय नहीं चलता था। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। एक एक प्रश्न भाई आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को ध्यान देना है भाई इस क्लास की तरफ। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी तो कैसी थी, बताने की कोशिश करेंगे। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं, अच्छा ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन की में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार, प्रतिस्पर्धा। तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो यहाँ पर खाली जगह में कौन सा विकल्प आ जाएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं फुल कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं, मैंग्रोव वन कहलाते हैं, मानसून वन, अल्पाइन वन या एवरग्रीन वन कहलाए जाते हैं। चलिए, तो मैंग्रोव वन ही तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सेनिया पर हमला किया था, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या चंगेज खान। चलिए, तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सेनिया पर हमला किया था। किसके नेतृत्व में, चंगेज खां के नेतृत्व में, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है, नेपाल, कश्मीर, असम या जम्मू। तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम कहा जाता है, असम कहा जाता है। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को बल कहते हैं, त्वरण कहते हैं, घर्षण कहते हैं या जड़त्व कहते हैं, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर आपको बताना इस प्रश्न का क्या हो सकता है, बताइए। तो यहां पर अगर आपका उत्तर जा रहा भाई ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए भाई, डी भी मैंने आपको दिखा दिया। तो गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने, यानी कि कोई अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही है, अगर कोई समान वेग में गतिशील है तो वो समान वेग में ही गतिशील रहती है। तो इस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। तो जड़त्व कहते हैं, आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोगों को याद रखना है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को लागू किया गया, तीसरी योजना, पांचवी योजना, सातवीं योजना या आपकी नवीं योजना। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तो पांचवी योजना आप सभी का उत्तर यहां पर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए। चलिए, तो निम्न में से कौन सा वक्तव्य केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है, ये आपको बताना है। तो कौन कौन से सही है, तो अगर हम लोग बात करें कथन एक क्या कहता है, कहता है कि संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। कथन नंबर दो क्या कहता है, कथन नंबर दो क्या कहता है कहां पर से स्टार्ट है, ये वाला। तो इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों सही हैं, हाँ ये लिखा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर आप सभी लोगों से कि निम्न में से कौन से भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के संसदीय विशेष अधिकार हैं। तो कौन कौन से हैं बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए,
चलिए, तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के संसदीय विशेष अधिकार कौन-कौन से हैं? संसद में बोलने की स्वतंत्रता, तो ये भी है। उसके बाद लिखा हो संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए गए किसी भी मत के संसद में संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, तो ये भी है। जब सदन चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेने की छूट, तो ये भी है। दोनों ही कथन आपके यहाँ पर ठीक है बिल्कुल सही हो जाएंगे कि संसद में कुछ भी कहने या उसके द्वारा दिए किसी भी मत के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपके सही हो जाएँगे, तीनों भी सही हो जाएँगे, यानी कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि के संसदीय विशेष अधिकार जो हैं, ये तीनों ही हैं। यानी कि तो तीनों ऐसा कहाँ लिखा है 1, 2 और 3, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोगों को अब क्या करना है, एक बार वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी क्लास पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार बता देना, ठीक है, कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, चलिए तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा कम से कम आप सभी लोग। तो जो लोग भी यहाँ पर लाइव आए उन सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली क्लास में। जय बी एस ए, जय बी एस ए, जय बी एस ए, जय हिंद साथियों।